तो मैंने कल आप लोग को यह बताया था कि पूरे विश्व में लगभग 3000 के लगभग यानी भाषाएं बोली जाती हैं। उन सभी भाषाओं को हमारे जो भाषा वैज्ञानिक हैं उनका 14 भाषा परिवारों में बांटा है। मैंने कल उसका नाम भी बताया था। आज उनको चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और ये भी देखिए, ये जो उसमें जो नंबर 1 है कौन, भारोपीय, देख रहे हैं ना। यह भारोपीय जो भाषा परिवार है वह विश्व का सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध जो है भाषा परिवार है। यानी 14 में सर्वश्रेष्ठ, 14 का अपना स्थान है, लेकिन उनमें सबसे जो है भारोपीय, इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंडो यूरोपियन। यानी इसी चीज को आप जो इंटर में जो इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें इंग्लिश में का एक बुक है, 2 बुक है। एक बुक है हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश की उत्पत्ति कब से हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई। जैसे मैं आज आपको हिंदी के बारे में बता रहा हूँ, हिंदी विषय के समझ बता रहा हूँ, उसी तरह से उसमें इंग्लिश के बारे में पढ़ना है, हिस्टोरी के बारे में, जो अलग एक ही किताब है। तो चलिए, उससे हमको मतलब नहीं है, हम लोग को हिंदी से मतलब है। तो भारोपीय जो है भाषा विश्व का सबसे प्रसिद्ध भाषा परिवार है। देखिए इसका क्षेत्र, देखिए दायरा, या कहा यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की हजारों बोलियां और भाषाएं जो हैं इसमें क्या है सम्मिलित, कम नहीं है, हजारों बोलियां इसमें सम्मिलित है। इसीलिए आज विश्व में जो है इसका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी जो उत्तर भारत की आगे बताएंगे हम, कितनी भाषाएं जो हैं इसमें सम्मिलित है, अब इनकी बात नहीं है। और इसके लिए नहीं, आगे भी चर्चा होगी यूरोप की भी कौन कौन भाषाएं शामिल है, फिर भी इसकी अभी आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो मिल बिंदु पर चल रहे हैं उसी की चर्चा करेंगे। और ये देखिए, हमारा भारत देश भी बड़ा है, इंडिया बड़ा है, यानी इसका क्षेत्रफल ज्यादा है और इस देश में भी आबादी ज्यादा है। इसलिए हमारे देश में जो है एक ही भाषा परिवार नहीं, 4 भाषा परिवार, देख रहे हैं ना, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, ये 4 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है और लिखी जाती है। जिसमें देखिए ये भारोपीय जो है इंडो यूरोपियन, सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा बोलने वाले लिखने वाले 73% देख लीजिए, सब 73% आबादी जो है 73% भारोपीय भाषा से संबंधित है। आगे हम बताएंगे कि भारोपीय में है कौन कौन, अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो कितने % बाबू, 73। यानी भारत में सबसे यदि किसी भाषा परिवार का क्षेत्र है तो भारोपीय है, इंडो यूरोपियन। यह इसका ज्यादा विस्तार जो है उत्तर भारत में है। उत्तर भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उसमें जो है इसका स्थान आता है। और दूसरा स्थान है द्रविड़, यानी द्रविड़, इसका स्थान है 25%। यानी दोनों भाषा परिवार मिलकर ये देख लीजिए 98% का मात्रा बना रहे हैं। 98% आबादी, पॉपुलेशन जो है इन दोनों भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं, इनका यूज करते हैं, लिखते हैं। और 2% में जो है ऑस्ट्रिक आता है और चीनी तिब्बती आता है। मालूम पड़ता है कि पहाड़ी इलाका क्षेत्र होगा, वहाँ के क्षेत्र जो है कुछ ऐसी जनजातियां हैं जहाँ तक अभी संपर्क नहीं है, इसलिए उनका कोई स्थान नहीं है। वैसे तो हमारे संविधान में 22 भाषा का उल्लेख है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनका जो है अभी तक हमारी और आपकी जानकारी नहीं है। जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसी के बारे में पढ़ाया जाता है या व्याकरण में स्थान दिया जाता है और उसी का हम चर्चा करते हैं या अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से 100%, यानी 100% जो भाषा हमारे यहाँ बोली जाती है इसमें नंबर स्थान है भारोपीय का, इंडो यूरोपियन जिनका जो है 73% है, और दूसरा है द्रविड़ जिनका है 25%, दोनों मिलकर 98% पर जा रहे हैं। तीसरा है ऑस्ट्रिक जिनका है 1.3% और चीनी तिब्बती जो है 0.7%। इस तरह से इन 4 भाषा परिवारों का हमारे यहाँ जो है प्रयोग होता है, यानी यहाँ के लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए।
अब देखिए, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, क्या पढ़ते होंगे। हमारे जो वंशज यहाँ पर आए, वे यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। हम हमारे पूर्वज कहीं से आए हैं। हर आदमी का ताल्लुक दक्षिण से है, यानी हम लोग दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर आए हैं। यानी आप आर्य के बारे में सुनते हैं कि भारतीय परिवार का जो है भारतीय ईरानी, यानी भारोपीय, भारत कौन, यूरोपीय के भारतीय ईरानी, इंडो ईरानियन, यानी पश्चिमी एशिया में एक जाति थी, कबीला, जो आर्य समाज का था। एक शाखा जाकर ईरान में बस गई और वहां से एक शाखा जो है पश्चिमोत्तर सीमा से होकर के भारतीय सीमा में प्रवेश कर गई। और वे चूंकि लड़ाकू थे, सभ्य थे, उनके पास शक्ति ज्यादा थी, इसलिए यहाँ के मूल निवासियों को खदेड़ते गए और उधर से बसते चले गए। इसलिए हम सभी उसी आर्य समाज, इसी आर्य के वंशज हैं। हमारे परिवार का ताल्लुकात उसी आर्य से। तो हिंदी जो है, हिंदी का ताल्लुक जो है उसी आर्य भाषा से है। और देखिए, उस आर्य भाषा जो आर्यों के साथ आने से जो प्रारंभ हुआ, उनको देखिए 3 भागों में बांटा गया है, 3 काल में। पहला क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन यानी सबसे पुराना, यानी जानते हैं कि भाषा या नदी का नीर हमेशा बहता रहता है, उसी तरह से भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर परिवर्तन ना हो तो ऐसा हो ही नहीं का, यानी संसार में, सृष्टि में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो इसका काल 1500 ईस्वी पूर्व से, यानी बीसी 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक का पूर्व तक माना जाता है इसका काल, है ना। यानी 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व, यानी कितना चल रहा है, यानी आपको 2000 है ना, और 1500 जोड़ लीजिए, वह लगभग 3500, 3550, 3500 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। यानी कि यह ईस्वी सन चल रहा है। ईस्वी सन के पहले की है 1500 बीसी है, यानी 3500 वर्ष लगभग पहले की कहानी है। और देखिए, इसको 2 भागों में बांटा गया है। प्राचीन आर्य भाषा काल को 2 भागों में बांटा गया। एक है वैदिक और दूसरा है लौकिक। वैदिक के नाम से ही प्रसिद्ध है, यानी वैदिक युग में जो है, यानी वैदिक संस्कृत काल में जो है वेदों की रचना हुई है। आप ये भी जानते हैं वेद कितने होते हैं, क्या होता है ना। और वेद जो है सबसे प्राचीनतम भाषा है। और इस वेद में भी 4 वेद होते हैं। इसमें सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है ना। ऋग्वेद के ही सबसे पहली रचना हुई। और आज यहाँ नहीं, पूरा विश्व में प्राचीनतम यदि कोई ग्रंथ है तो ऋग्वेद है। उसके बाद उसकी रचना काल जो है 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी काल तक माना जाता है। उसके बाद 3 जो वेद हैं, कौन, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन 3 वेदों की रचना हुई है। क्योंकि इस काल में अन्य ग्रंथों की रचना नहीं हुई। ये वेद जो है बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के द्वारा लिखे गए, और जो लिखे गए वे संस्कृत भाषा थी। क्योंकि इसमें वेदों की रचना हुई, इसलिए ये वैदिक काल के नाम से जाना जाता। अब जो है धीरे धीरे उस समय उस वैदिक संस्कृत में जो है धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। उनके शब्दों में, उनके लिखावट में, व्याकरण में धीरे धीरे परिवर्तन आया। तब आया लौकिक संस्कृत, यह काल आया। और ये भी जानते हैं आप, रामायण का नाम सुनते हैं, रामायण का सुनते हैं ना। इसके रचनाकार कौन है? वाल्मीकि जी, है कि नहीं? वाल्मीकि जी। आप बताइए रामायण जो है किस भाषा में लिखा हुआ है? समझाइए, किस भाषा? संस्कृत में, यानी संस्कृत में लिखा हुआ है। तो वह वैदिक काल से नहीं, यही लौकिक काल की है। और दूसरा क्या है? महाभारत। और किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत में। लेकिन अब वहां से आइए तो वही देखिए, तुलसीदास ने जो लिखा रामचरितमानस, जो रामचरितमानस उन्होंने लिखा है वह किस भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में। यानी वही रामायण
वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रचना की, लेकिन धीरे धीरे जब जनमानस में संस्कृत के ऊपर झुकाव नहीं लगा, भाषा का रूप बदलता गया, बोलियों की संख्या बढ़ती गई, उसमें टूट फूट हो गया, एक शब्द से नया शब्द बनता है। जैसे संस्कृत का शब्द है अग्नि, अग्नि है ना, संस्कृत है, लेकिन उसका आग जो है तद्भव रूप है, रूप में विकृति हुआ। उसी तरह से लौकिक काल में आकर उस संस्कृत के रूपों में शब्दों में परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे भाषा का परिवार का जो है विस्तार होता गया। तो देखिए वही रामचरितमानस, यह हिंदी की ही शाखा है, आगे मिलेगी आपको। वही रामचरितमानस तुलसी ने लिखा अवधी भाषा में। क्यों कि उस समय संस्कृत भाषा में रामायण की जो है पठन पाठन कम होने लगा, यानी लोग कम पढ़े लिखे थे, संस्कृत के ज्ञाता नहीं थे, उनको दिक्कत होती थी। इसलिए उस समय के विद्वानों ने उस भाषा को छोड़कर अवधी भाषा, जो जनमानस की भाषा थी, अयोध्या के आसपास के क्षेत्र जो इलाका था, अवधी भाषा का प्रयोग होता था, इसलिए अवधी भाषा में लिखी। उसी के बाद देखिए सूरदास, सूरदास ने सुरसागर लिखा। वो कौन भाषा में लिखा है? जी नहीं, ब्रज भाषा। उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है और ये सब आगे चल करके इसी आर्य भाषा का वह अंग बन जाता है। कैसे बनता है फिर आपको मिला। तो इस तरह से वैदिक काल को दो भागों में बता गया, वैदिक संस्कृत काल और लौकिक संस्कृत काल। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए यहाँ दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा। इसको जो है तीन, थोड़ा लाइट बहुत ज्यादा होता, इसको तीन उपकालों में बांटा गया है। मध्यकालीन को, हाँ रह दो, अब ठीक बा। इसको तीन उपकालों में बांटा गया है। यह है प्रथम कौन सी? प्राकृत काल, यानी प्रथम प्राकृत काल। आप नाम जानते हैं कौन? भगवान बुद्ध के बारे में जानते हैं। और भगवान बुद्ध ने यही उनके सारे उपदेश जो है इसी प्रथम प्राकृत काल में एक भाषा आज भी देखते हैं हिस्ट्री में है, पाली भाषा। और यहां नहीं हो तो आप लौरिया जाइए, लौरिया में अशोक स्तंभ देखिए, उस पर अशोक का लिखा हुआ खुदवाया हुआ प्रस्तर पर है। वो देखिए किस भाषा में लिखा है? पाली भाषा में। वो पाली भाषा में है। तो यानी प्रथम प्राकृत काल में जो है इस भाषा का यानी प्रयोग 500 ईस्वी पूर्व से लेकर पहली ईस्वी तक होता रहा। और इस भाषा में जो है गौतम बुद्ध ने उन्होंने जितना भी उपदेश दिया है अपना इसी भाषा में उन्होंने दिया है। दूसरा है द्वितीय प्राकृत काल। इसका समय पहली सदी से लेकर 500 ईस्वी तक माना जाता है। और इसमें भगवान महावीर ने जो है अपना उन्होंने जो उपदेश दिया, उन्होंने जो कुछ कहा इसी भाषा में कहा, क्योंकि भाषा में परिवर्तन होता गया। तीसरा था तृतीय प्राकृत काल। इसे भी दो उपकालों में बांटा गया है। यानी यह थोड़ा कठिन था, संस्कृत का विकृत रूप। प्राकृत है क्या? संस्कृत का विकृत रूप। उसमें का संस्कृत हुआ वह प्राकृत में आ गया, उसमें भी धीरे धीरे सुधार परिवर्तित होता गया। तो प्रथम प्राकृत काल, उसमें परिवर्तन हुआ, द्वितीय प्राकृत काल, तीसरा आ गया प्राकृत काल। इसमें भी दो उपकालों में बांटा गया। एक है अपभ्रंश, यानी अपभ्रंश जो है इसका काल जो है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक मान जाता है। और अवहट है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। यह संक्रमण कालीन था। आगे हम बताएंगे अपभ्रंश क्या है, अवहट क्या है।